वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, जो सिचुएशन पाकिस्तान अभी इस पर्टिकुलर टाइम में फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल 8:30 बजे से पहले बंद करने के आदेश है और इलेक्ट्रिसिटी कोलैप्स करने के स्टेज पर है और गेहूं की ऐसी शॉर्टेज हुई है कि कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं के भरे हुए ट्रक हैं, लोग उस ट्रक को बाइकों से पीछा कर करके गेहूं उससे निकाल लेते। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर करके 267.89% पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। ब्लैकआउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में, 2015 में और फिर 2021 में भी हुए हैं, लेकिन इस लेवल से नहीं हुए थे। और सिर्फ पावर कट की लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 4% नीचे गिर गई और पावर कट की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से नीचे आ गया और जो फॉरेन एक्सचेंज है वो $3 बिलियन से भी कम पे आ गया है, लगभग श्रीलंका के बराबर पहुंच गया है। आप लोगों के कई क्वेश्चन होंगे कि ये अचानक से पीछे इतना क्यों हो गया। बांग्लादेश जो पाकिस्तान से कभी बहुत पीछे रहता था, आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे हो गया है। और पाकिस्तान पीछे कैसे रह गया है? पाकिस्तान में एक्चुअल में दिक्कत क्या है? जिसको सबसे ज्यादा एड मिलती है पूरी दुनिया भर से, वो सबसे पीछे क्यों रह गया है? दुनिया में इतनी सारी गरीब कंट्रीज है जिसका पाकिस्तान से भी बुरा हालत है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है पाकिस्तान को क्यों मिलता है? इससे पहले मैं कि करंट सिचुएशन की बात करूं, इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है? IMF क्यों पीछे हट रहा है? या फिर US इमरान खान में क्या ऐसी बात हो गई? या फिर US इमरान खान आर्मी का क्या रोल है? इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा इसके रूट को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's featuring on the edge. देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी और फिर ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% पाकिस्तान को दिया गया। और ये जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ, पाकिस्तान के एक ऑथर हैं हुसैन अखानी, इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है। जो उस समय मेजर इंडस्ट्री थी वो 921 थी और उसमें से 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। उस पर्टिकुलर टाइम पर जब पार्टीशन हुआ था तो इकोनॉमिक जो कंट्रोल था वो इंडिया के पास थी और उस समय की RBI उस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी सेंट्रल बैंक था, लेकिन कंट्रोल पूरा इंडिया के हाथ में था। और इंडिया का टोटल कैश बैलेंस था उस समय में 400 करोड़ रुपए और उस 400 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिया गया। उस 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो है वो 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को दे दिया गया और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात हुई थी। उस समय पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो जो रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान के अंदर उसको सेटल करना और उसमें काफी पैसा चाहिए था और उसी टाइम पे कश्मीर को लेके भी काफी इशू हो रहा था। फिर नेहरू जी और पटेल जी ने ये माना कि ये जो 55 करोड़ रुपए है इसको रोक लिया जाए, क्योंकि इसी पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदेंगे और फिर हमसे ही लड़ेंगे। हालांकि ये जो पैसा था आगे चल के महात्मा गांधी जी ने उसको दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर जब तक ये पैसा मिला था उससे पहले भी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत खराब थी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी वीक थी, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री बहुत अच्छी थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी को एक्सपीरियंस करने की और इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा अच्छी थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लीडर थे और वहां पाकिस्तान में सिर्फ जिन्ना के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आया ही नहीं और जिन्ना की डेथ के बाद ना ही कोई पावरफुल नेता आया है और ना ही मिलिट्री कोई आने दिया, क्योंकि जो टेम्पोररी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी एंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान की आर्मी को टेम्पोररी कंट्रोल की आदत ऐसी लगी, पाकिस्तान में लगभग 29 PM बने हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा PM नहीं बना जो 5 साल तक अपना राज चला सके। किसी को मार दिया गया, किसी को तख्ता पलट कर दिया गया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को मार दिया गया, लेकिन आज तक पाकिस्तान की एजेंसी ये पता नहीं कर पाई कि ये PM को मारा किसने। अभी कुछ दिन पहले ही इमरान खान को गोली मार दी गई उसके रैली के बीच में, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो मारा किसने। बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि किसी के बारे में पता ही नहीं चलता कि इसके PM को मार कौन रहा है और इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ चीजों में तो लॉ गवर्नमेंट किया गया है ताकि जो पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के आर्मी के हाथ में हो जाए और इन्हीं कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की आर्मी का पूरा कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर रहा है और ये आगे चल के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा।
कि किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी। पाकिस्तान के सामने यही दिक्कत थी कि उसको तो ग्रो करना था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल थी। उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है और प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले। इसी एफर्ट में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उनकी आर्मी बीट्स। पाकिस्तान को उसी पर्टिकुलर टाइम पर ये रियलाइज हो गया था कि साउथ एशिया में यूएस का कोई दोस्त नहीं है और यूएस को सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है और इस चीज के लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस का फ्रेंड दिखाया और फिर इसके बदले पाकिस्तान को मिली फॉरेन एड्स। लेकिन ये एक क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड्स दे क्यों गई। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि यूएस के इंडिया के अंदर में बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं। यूएस के एम्प्लॉयर वहां के एम्प्लॉयर को छोड़ के इंडिया के बंदे हायर करते हैं और ऐसा इसलिए कि यूएस के सिटीजन की सैलरी बहुत हाई होती है और उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो यूएस के एम्प्लॉयर की होती है, जैसे इंश्योरेंस, पेंशन, तरह तरह की बेनिफिट देनी होती है। और अगर कभी उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएस एम्प्लॉयर की बनती है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन, ऑफिस मेंटेन, इन सभी चीजों में बहुत पैसा जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉय बहुत ही कम पैसे में मिल जाते हैं और किसी की भी लायबिलिटी यूएस की एम्प्लॉयर की तरह नहीं होती है। और यही सेम कॉन्सेप्ट यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज करता है। देखिए, यूएस यूजुअली दो तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसको लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई है तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे वो वियतनाम में किया या फिर इराक में किया। लेकिन उसको जब लगता है कि सीधे सीधे जंग लड़ने से फायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अपनी खुद की आर्मी को भेजने लगेगा तो पहली चीज तो वो अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा और अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा यूएस की गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा, वॉर की जरूरत क्या थी। और जब आप अपनी मिलिट्री डायरेक्ट किसी कंट्री के वॉर में भेजते हो तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है और कंट्रीज आमने सामने आ जाती है। इसीलिए ट्रेडिशनल वॉर की जगह यूएस अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है जिससे वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से अपना वो काम करवाए। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं जो पैसे लेकर के ये सब काम करती है। और अभी जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उसमें भी अगर आप सर्च करोगे तो रसिया ने सीरियन फाइटर को पैसा दे करके यूक्रेन के लिए रिक्रूट किया था, जिन्हें मिशनरी भी कहा जाता है, और ये पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है, आपको बारी बारी सैलरी भी नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। इस पूरे गेम में पाकिस्तान एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया था और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान की मिलिट्री ने। जिस वक्त इंडिया आजाद हुआ था उस वक्त दो ही सुपर पावर थे, एक यूएसए और एक सोवियत यूनियन, जिसको अभी रसिया भी कहते हैं। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था और भारत का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ ही था। ऐसे में यूएस पाकिस्तान को एक ऑप्शन की तरह दिखता था। यूएस अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करता है और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो उसमें रेडर एंड यूएस ने अपनी मिलिट्री उतारी और मुजाहिदीन को रेडी किया। और ना तो मुजाहिदीन की जान जाने से यूएस की कोई जवाबदेही थी और ना ही भारी भारी सैलरी देनी थी और रिस्क भी बिल्कुल खत्म हो गए थे। अगर यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में उतर के रसिया के खिलाफ लड़ती तो ये वॉर रसिया और यूएस की वॉर में बदल जाती। तो यूएस ने मुजाहिदीनों को वेपन्स दिए, इन सबको ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान ने हर तरह की मदद की इन मुजाहिदीनों की, इनको ट्रेनिंग करवाई, इनको रूट दिया, इनको खाने पीने की प्लस हथियार वगैरह सब सप्लाई किया। और ये पाकिस्तान के लिए भी फायदा था, बिना कुछ प्रोड्यूस किए, बिना कुछ एफर्ट लगाए पैसा मिलने लगा था। यूएस कभी पैसा एड्स के बहाने भेजता था तो कभी ह्यूमन राइट के बहाने भेजता था। यूजुअली आप देखोगे तो फॉरेन एड्स उन देशों को मिलता है या तो जो गरीब हो या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जैसे कोई वॉर या फिर कोई नेशनल डिजास्टर हो। लेकिन पाकिस्तान को एड्स मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से और उसकी यूजफुलनेस की वजह से। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स कर दिया था और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर भी आते थे पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। पाकिस्तान ये जो सेंट्रल था, ये जो पैसा था, ये जो मुजाहिदीन, इसका यूज कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक जितने भी फॉरेन एड्स आती थी ये इनकी जीडीपी का लगभग 5% का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था, इन सब के बीच में बिना मतलब कि किसी और की लड़ाई वो अपने सर के ऊपर ले लिया। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता थी, जो गवर्नमेंट थी, वो
ये यूएस की एड्स को लेकर खुश नहीं थी। जनता का मानना था कि ये भी मुसलमान है और ये भी हमारे भाई की तरह है और हम अपने ही भाइयों को मरवा रहे हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इसलिए खुश नहीं थी कि जो एड्स से मिलने वाला जो पैसा था आर्मी तक ही पहुंच पाता था, क्योंकि करप्शन की वजह से वो पैसा नीचे ही नहीं आ पाता और पाकिस्तान का स्पोर्ट और प्रोडक्शन इतना कुछ खास नहीं था जो उससे कुछ हो पाए। इसी की वजह से लोगों की जो गालियां होती थी वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खानी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फिर से तब खराब होती है जब अफगानिस्तान वॉर 1989 में खत्म हो जाती है। ये जो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान मिलकर ट्रेंड किए थे वो अफगानिस्तान के सरकार को गिरा करके तालिबान का वहां पे राज हो जाता है। ये सब जो उसामा बिन लादेन वगैरह जो थे वो सब यूएसए ने ही ट्रेन किया था। सोवियत यूनियन को बाहर करके यूएस का ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया था। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ उस वक्त के प्रधानमंत्री रह चुके जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने भी ये बात कही। आज भी उसका इंटरव्यू यूट्यूब पे मिलेगा। अफगानिस्तान वॉर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। अब इस चीज का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि 1989 में यूएस ने पाकिस्तान को सीधे सीधे $452 बिलियन दे दिए, जो 1998 तक घट के $5.5 मिलियन ही बची। बांग्लादेश, इंडिया एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को जब आगे बढ़ा रहे थे तब उस वक्त में पाकिस्तान की मिलिट्री एड से खुश हो रही थी। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको काफी नुकसान हुआ और फिर पाकिस्तान को यूएस ने स्टैंड मोड पे डाल दिया था। और पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकती है जब 9/11 अटैक होता है और ये 9/11 अटैक अलकायदा ने करवाया था और यूएस को डर था कि ये अटैक अगर दोबारा नहीं करवाना है तो अलकायदा को खत्म करना पड़ेगा। ये जो अलकायदा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करते थे और एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार फिर यूएस ने एक कोलिशन सपोर्ट फंड बनाया CSF, जिसमें पाकिस्तान को खूब पैसा मिला। फिर 2009 में यूएस ने कैनिलेवर बिल पास किया जिसमें पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पर ईयर देने की प्रपोजल पास हुआ। ये जो पैसा मिलता था इसको पाकिस्तान ये अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूज करती थी और अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था और जो ट्रेनिंग सेंटर थे वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजते थे। और ये वो टाइम था कि पाकिस्तान का दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में था। पाकिस्तान की आर्मी को मिलने वाले एड से बाहर के करप्शन एलिगेंट्स लगते रहे और यूएस ने भी कहा कि हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस यूज किया है। और इतने साल लगातार एड्स देने के बाद भी ये पता चलता है कि पाकिस्तान में ही उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है। मुल्ला उमर जो मोस्ट वांटेड था वो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में मारा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे आते ही ये जो एड्स मिलता था पाकिस्तान को सबसे पहले वो खत्म कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बबल में थी उसको फिर से एक झटका लगता है। और इन सारे सब चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरा टोटली बंद हो जाता है और फिर बाहर की कोई भी कंपनी इतनी अनस्टेबल जगह पे कोई भी कंपनी नहीं लगा सकती है और हर कंपनी को पता था कि ऐसी जगह पे नुकसान होना तो पूरा टोटली तय है। और फिर इसके अलावा जो टूरिज्म था वो भी खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा ही फैक्टर था जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स करने का। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के साथ कई बार वॉर हुई है लेकिन 1971 में जो वॉर हुई थी उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हुई थी। देखिए जब यूएस ने कुछ कदम पीछे लिए तो वहाँ एंट्री हुई चाइना की और फिर चाइना ने पाकिस्तान को लोन पर लोन दिए और इस वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी बबल में थी उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं किया गया। दुनिया में बहुत ही अलग अलग तरह के देश है जिसकी इकोनॉमी ऑयल से चलती है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग और किसी की IT सेक्टर से और कुछ की एग्रीकल्चर से भी चलती है। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरह पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सेम उसी तरह चाइना के लिए भी पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और इंडिया को टैगल करने में चाइना को बहुत ही आसानी रहती है। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा चाइना आराम से रहेगा और यही रीजन है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में मदद की थी। कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी मदद करी थी। चाइना पहले मार्केट इंटरेस्ट पे ज्यादा लोन देता है और जो लोन बाहर से आपको 30 साल के टर्नओवर पे मिलता है उसी को चाइना अप्रोक्स 15 साल के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में एक पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेकर हर चीज चाइनीज वर्कर और चाइनीज कंपनी सब चाइना से ही आएंगे, चाइना से ही आते हैं और जो पैसा वो लोन देते हैं वो
वही देश से कमा करके अपना बिजनेस करके निकल जाते हैं और ऑन पेपर पे वो लोन एज इट इज बना रहता है और फिर जो लोन का इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही रहता है। और इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवाते हैं कि ये अगर लोन नहीं दे पाए तो वो जगह जो है वो चाइना की हो जाएगी। इसी तरीके से जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था सेम वो चाइना के पास पहुंच गया और ऐसे ही सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से चाइना ये उस एरिया को रूल करते हैं। अब आप कहोगे कि ये जो स्ट्रेटजी बता रहे हो आप, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है, तो क्या वहाँ के पीएम, तो पाकिस्तान के जो लीडर है पीएम है, क्या उनको पता नहीं होगी? तो देखिए आप ये कहावत जरूर सुनी होगी कि कुछ तो रही होगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या क्या मजबूरियां रही होगी इनकी, अभी जो IMF की मैं बात करूंगा तो मैं उसमें आपको समझाऊंगा। देखिए चाइना ने अपने साथ मिल करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जो 2015 में बनाना शुरू कर दिया और ये ग्वादर में भी डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान को जितना पैसा चाहिए चाइना बड़ी ही आराम से पाकिस्तान को दे रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान को भी अच्छा लग रहा है। IMF से पैसा लेने से बहुत झिझक होती है और चाइना बड़ी आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक पाकिस्तान को $30 बिलियन से भी ज्यादा लोन दिया है और ये चाइना को भी मालूम है कि ये पैसा आने वाला नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से उसको एडवांटेज मिला है। यहाँ वही सेम डेन टैरिफ वाला मॉडल चलता है, सारे वर्कर्स और कंपनीज वगैरह सब चाइना से ही आएंगे। चीज मैं बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी शुरू में अपनी जनता को बताने की कोशिश करी थी और जब वो PM बने थे तो वो जो काम था वो भी रुकवा दिए थे, लेकिन इन सब के लिए काफी देर हो चुकी थी। CPEC से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी आया, इन सब चीजों से पाकिस्तान खुश भी होता है, सड़कें भी बने, विकास भी हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड और लोन के भरोसे से चल रही है। IMF ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि CPEC से दूर ही रहना पाकिस्तान के लिए भलाई है और कोई नया नेता आकर के सोचे कि ये बंद कर दिया जाए तो ये भी मुमकिन नहीं है। और क्योंकि ये बहुत ही पहले से चल रहा है और अब इसको बंद करना बहुत ही मुश्किल है और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है। जनता वरना PM को ही गाली देने लगेगी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, वो बस इस कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से कर दे रहा, उस कार्ड की पेमेंट दूसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे तो वो EMI तो बचा ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और जो कर्ज है उसके ऊपर उतना ही है और सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बस एक लोन लेते हैं और फिर उसको चुकाने के लिए फिर से एक लोन ले लेते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री को आप देखोगे बेगर वर्ड यूज नहीं होता है। पाकिस्तान के केस में ये वर्ड यूज किया जाता है। उसके खुद के PM ने बोला है कि बेगर कांट वी चूज दिस, beggars can't be choosers। देखिए पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है वो उसमें दशकों से मिसमैनेजमेंट हो रहा है और उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है और इस मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है पाकिस्तान की आर्मी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तान की बुराई करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुनिया के किसी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा तो पाकिस्तान की आर्मी की क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर वो आपको पता चल जाएगा। और पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पाकिस्तान का पिछले साल का बजट उनका $9,502 बिलियन थे, जिसमें से $1,523 बिलियन सिर्फ डिफेंस को दिया गया, यानी कि टोटल बजट का कम से कम 15% से भी ज्यादा डिफेंस को दिया गया। लोन और इंटरेस्ट देने के बाद पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो पैसा है वो डिफेंस में ही जाता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी ने ही पाकिस्तान को रूल किया है और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही PM बनाते हैं जो पाकिस्तान के आर्मी के हिसाब से चलता है। वो बिना आर्मी के कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता है। इसके लिए आप वो एक कहावत जरूर सुनी होगी जो काफी फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारिया नहीं। देखिए इतने सारे मेडल इन्होंने लगा रखे हैं लेकिन इन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती है। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका और उसकी एक किताब है मिलिट्री INC। अगर आपको मौका लगेगा तो इस किताब को पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल कर रही है, इस किताब में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। आपने कभी सुना है कि कोई आदमी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती है, लेकिन ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस,
रियल एस्टेट, ये सब बेचती है पाकिस्तान की आर्मी। और इनके पाकिस्तान की जो आर्मी है वो रियल एस्टेट को पूरा कंट्रोल करती है और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलती है। पाकिस्तान की आर्मी की नेटवर्क कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी का टॉप 100 ऑफिसर का वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए करीबन $35 बिलियन से भी ज्यादा है। इनके बच्चे सब बाहर में पढ़ते हैं, यूके में घर है, जबकि आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता है जो ये लोग करते हैं। पाकिस्तान के आर्मी ने एक फाउंडेशन नेटवर्क ट्रस्ट बना के रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ऑन करते हैं, जैसे फौजी, शाही और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर एक ब्रेड तक भी है, मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है और उसको भी पाकिस्तान की आर्मी ऑन करती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ऑन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट सेक्टर का 7% हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी ही ऑन करती है। पहले ये कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के उसमें अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इसी के वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनी है इसके सामने टिक नहीं पाती है। इनके आर्मी के पास पावर, पैसा दोनों है और आप कभी नहीं देखोगे कि किसी भी गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर होती है। हर देश में एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। लेकिन आपको अगर ये लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप एक बार खुद से ही चेक करिएगा, सर्च करिए पाकिस्तान आर्मी चीफ। जो पहले थे जावेद बाजवा, इसकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी और जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उसकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ रुपए हो गई थी। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उसकी वेल्थ इतनी हो गई। पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ देखा जाए तो करीब 1270 करोड़ रुपए हो गई और ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इसकी वेल्थ इतनी हो गई। आप अगर सैलरी भी जोड़ोगे तो उसके हिसाब से ये इतनी वेल्थ नहीं होगी, उसके बाद भी इतना पैसा कहां से आ रहा है। आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो ये पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएगी जब मीडिया क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबके ऊपर आर्मी का कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका रोल खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इस डायरेक्शन में कोई छोटा सा भी अफेक्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है और उसको वहीं पे रोक दिया जाता है और इसी की वजह से पाकिस्तान के बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे। इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको आर्मी के जनरल, आर्मी के रिटायर्ड जनरल को उसी में डिवाइड हो जाता है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर है। इसके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़ और कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है। हायर अथॉरिटी में जो भी हो सब इसके हिसाब से ही चलता है। जो भी इसके हिसाब से नहीं चलता है तो उसको लात मार करके बाहर निकाल देते हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की ही हेल्प से पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो पीएम आर्मी के हिसाब से ही चलता है। और फिर जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनवाया, बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टर्न ऑन स्टैंड करवाया और दिक्कत तब हुई जब जनरल बाजवा का टर्न ऑन खत्म होना था। जनरल बाजवा अपने हिसाब से ही अपना आर्मी चीफ रखना चाहते थे। जनरल बाजवा सैयद असीम मुनीर को अपना आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान के सामने भी ये दिक्कत थी कि अगर सैयद असीम मुनीर आर्मी चीफ बनेंगे तो अगले इलेक्शन में वो सपोर्ट नहीं करने वाले। इसीलिए इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ जाके जनरल फैज अहमद को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इन सब के बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ शहबाज को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई है। पॉलिटिकल इनएलिजिबिलिटी आ गई, ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया। इस फ्लड में पाकिस्तान करीबन 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था और इसमें करीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हो रहे हैं इसके पीछे भी चाइना ही है। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सीपेक का काम रुकवा दिया था तो चाइना थोड़ा सा नाराज हो गया था और चाइना ने जो सीपेक में पावर प्लांट थे उसको बंद करवा दिया था क्योंकि पेमेंट का कुछ इशू हो गया था। अगर सीपेक में काम चल रहा होता तो चाइना कभी ऐसा नहीं करता। अब क्योंकि पावर प्लांट की शॉर्टेज है इसीलिए बचे हुए पावर प्लांट पे लोड बढ़ गया, इसी की वजह से पावर कट हो रहा है।
बिना इलेक्ट्रिसिटी से तो देश नहीं चल सकता है, या तो बाहर से कोई लोन मिले या एड मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चाहे कोई भी नेता आएगा उसकी मजबूरी हो जाएगी सीपेक के ऊपर काम शुरू करवाना। डे बाय डे जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रही है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गेहूं लेने के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लोग गेहूं लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हैं और गेहूं के ट्रक के पीछे भाग रहे हैं और इसके वजह से कई जगह में तो भगदड़ हो गई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि कई लोगों की जान तक चली गई। पिछले साल जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो रही थी तो पूरी दुनिया भर में फूड क्राइसिस आ गए थे। रशिया और यूक्रेन मिलकर दुनिया भर के 30% वीट सप्लाई कंट्रोल कर चुके थे। ये क्राइसिस इतना सीरियस था कि इंडिया को भी अपने यहाँ वीट एक्सपोर्ट का बैन लगाना पड़ा। तो अभी भी इंडिया के लिए जो वीट हाई प्राइसेस है वो भी अभी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ी सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन इंडिया के पास वीट का बहुत बफर स्टॉक था, वही पाकिस्तान के पास नहीं है। इसकी वजह से वहां पे सोशल एनालिस्ट पैदा हो रहा है। इनके जो फॉरेन रिजर्व है बहुत हालत खराब है उसकी, $3 बिलियन से भी नीचे पहुंच गए और पता नहीं ये कितने दिन तक टिकेगा। ये बहुत कम अमाउंट है। जब भी कभी आप बाहर जाते हैं तो इंडिया की करेंसी वहां जाके चेंज करवाते हैं क्योंकि आपको वहां की चीजें खरीदनी होती है और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है कि जो अपने यहाँ सारी चीजें प्रोवाइड कर लेती है। जैसे गाड़ियां चलानी है, मशीनरी यूज करनी है तो ऑयल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके कंट्री में ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है तो आपको दूसरी कंट्री से ऑयल खरीदना होता है और अगर आपको बाहर की चीजें खरीदनी है तो आपको बाहर की करेंसी की जरूरत होती है। और आप अगर किसी देश में जाते हैं तो वहां जाने से पहले आप अपने पास वहां की करेंसी रखते हैं। ऐसे ही करेंसी अपनी करेंसी को फॉरेन रिजर्व मेंटेन करती है जिसमें वो ये चीजें रखती है कि जिसको इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड, US डॉलर, फॉन्ड्स वगैरह, ये सब चीजें रखी जाती है। अब इन सब की जगह आप मान लो पाकिस्तानी रुपीज फॉरेन एक्सचेंज में रखोगे तो इसका कोई फायदा नहीं हो। अब मार्केट में जाके पाकिस्तानी डॉलर दोगे तो वो बोलेगा मैं इसका क्या करूँ। ये जो नोट है पाकिस्तान के अलावा कोई लेगा नहीं और पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो किसी काम का नहीं है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल और डोंकी जो है बल्क में एक्सपोर्ट होते हैं, इसीलिए कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व में गोल्ड और डॉलर्स वगैरह रखती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो क्योंकि देश की जरूरतें डेली बेसिस में पूरी हो सके। आप सुनते होंगे कि इतने दिन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ है, तो ये वही चीज होती और ये बहुत बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की हालत तो ऐसे ही कमजोर थी, उसके ऊपर से रशिया और यूक्रेन का वॉर हो गया और अब पाकिस्तान का भी जो फॉरेन रिजर्व है उसका जो मेजर हिस्सा है ऑयल और गैस खरीदने में जाता है। और ये जब से वॉर शुरू हुई तब से ऑयल और गैसेस का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व एकदम से खत्म हो गए। इंडिया इसलिए बच गया कि इंडिया को रशिया डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल देता है, लेकिन पाकिस्तान को गल्फ कंट्री से महंगे में ऑयल खरीदना पड़ा। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो कोई कंट्री इसको लोन दे या कोई एड दे, किसी तरीके से हेल्प करे, या फिर इसको IMF के पास जाना पड़ेगा। और IMF से भी ये लोग 13 बार लोन ले चुके हैं और वो जो लोन है एक बार भी नहीं लौटाया। एक गवर्नमेंट को लोन देना दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोन देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से लोन का पैसा वापस नहीं मिलता है। देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, IMF का नाम क्यों आ रहा है और ये वर्ल्ड बैंक से अलग कैसे है? IMF को क्या पड़ी है कि किसी देश की बुरी हालत है उसमें लोन देने की? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए हम लोग 10 दोस्त हैं और हम लोग 10 लोग मिलकर अपने अपने सैलरी का 5% हिस्सा, और ये फंड को तब हम लोग यूज करेंगे जब किसी के ऊपर दिक्कत आएगी। इसमें होगा ये कि हम लोग जो 10 के 10 दोस्त हैं पूरी तरीके से सेफ हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई मुसीबत आती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम लोग सब सेफ हो जाएंगे। और इंश्योरेंस जो है सेम इसी तरीके से काम करता है। तो ऐसे ही IMF भी काम करता है। इसमें 190 कंट्री है, अपनी अपनी इकोनॉमिक के हिसाब से पैसा कंट्रीब्यूट करती है और जिस कंट्री के ऊपर दिक्कत आती है उसको हेल्प की जाती है। टॉप 10 कंट्री के अंदर में आता है IMF को पैसा देने का। ये जो वर्ल्ड बैंक का लोन है इससे काफी अलग है। कोई भी कंट्री वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है अपने ग्रोथ के लिए। मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने सोचा कि मुझे अपनी कंपनी को ग्रो करना है, को दूसरे सिटीज में भी ले जाना है, आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जो मुझे लोन मिलेगा वो वर्ल्ड बैंक से मिलेगा। और अगर मैं किसी मुसीबत में फंसता हूँ तो उसमें IMF वाला कॉन्सेप्ट चलेगा और IMF हमें लोन देगी। कई डेवलप कंट्री भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, जैसे अपने इंडिया ने भी लिया था, लेकिन ये ग्रोथ के लिए मिलता है। जैसे इंडिया ने $245 मिलियन का लोन लिया
लिया था, वर्ल्ड बैंक से लिया था इन्होंने रेलवे की प्रोजेक्ट के लिए, वर्ल्ड बैंक से। और अब रेलवे से जैसे जैसे इंडिया कमाएगा उसको वो वापस कर दे। ये एक तरह से बिजनेस लोन की तरह काम करता है। और वही IMF की एंट्री तब होती है जब किसी कंट्री का बुरा टाइम चालू होता है। और IMF जो लोन देता है उससे पहले कुछ शर्तें रखता है। IMF कहता है कि हम तो लोन तो देंगे, लेकिन मेरी कुछ शर्तें माननी होगी, आपकी अपनी कंट्री में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। और IMF एक साथ लोन नहीं देता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसको वो 2-3 साल में धीरे धीरे करके देंगे। और ये लोन तब तक देगा जब आप उसके बताए हुए रूल को फॉलो करेंगे। इधर पाकिस्तान के अंदर IMF ने ये सारे रूल्स फॉलो करने के लिए बोले थे, लेकिन पाकिस्तान में ये जो रूल्स है वो फॉलो नहीं किए। इसीलिए IMF इस बार काफी परेशान कर रहा है इसको लोन देने के लिए। और 10 दिन IMF की टीम इस्लामाबाद में रह के चली गई, अभी तक लोन नहीं दिया। और वो कह रहा है कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए। और इनकी जो रूल्स है IMF की, पाकिस्तान को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है। IMF के रूल के हिसाब से पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा, उनको सब्सिडीज दे रहा। और पाकिस्तान की भी ये मजबूरी रही कि अगर सब्सिडीज ना दे, जो अभी महंगाई चल रही उससे और ज्यादा हो जाएगा। और पाकिस्तान जो है दोनों तरफ से फंसा हुआ है। और IMF ने जो आर्मी की जो टैक्स रिपोर्ट है वो भी मांगी है, और ये पता चल सके कि ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। और इस गरीब देश में आर्मी इतनी अमीर कैसे हो रही, उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। इसके साथ साथ जो आर्मी का जो बजट है IMF उसमें भी कटौती करने के लिए कह रहा है। और यही कुछ रीजन है पाकिस्तान की आर्मी IMF के जगह बाकी किसी कंट्रियों से लोन ले रहा है। उसे एड ले लेगी, उससे जाके पैसे मांग लेगी, लेकिन IMF को अवॉइड करती है। इस बार भी ऐसा ही होगा। आपको अचानक सुनाई देगा कि इस कंट्री ने रिलीफ पैकेज दे दिया है। वो जाके अंदर ही अंदर सीक्रेट डील कर लेते हैं। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया से रिलेशन सुधरे, तभी ट्रेड होगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। लेकिन पॉलिटिकल अलायंस ये कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया से रिलेशन अच्छे हो। और अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए, ये जो हजारों करोड़ का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पे, उस पर क्वेश्चन उठने लगेंगे। इसलिए कभी भी आप नोटिस करोगे कि जब भी इन दोनों देश के बीच में कोई ट्रीटी होती है या थोड़ी नजदीकियां आती है या फिर कोई बातचीत शुरू होती है, अचानक से कहीं आतंकवादी हमला हो जाता है। 2008 में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बातचीत करने दिल्ली आए और उधर फिर मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गया। और फिर 2016 में मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने के लिए गए, और उसके आते ही 1 हफ्ते के बाद पठानकोट में टेररिस्ट हमला हो गया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हम इंडिया के साथ नो फर्स्ट पॉलिसी चालू करना चाहते हैं, यानी कि कभी वॉर हुई तो हम पहले न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। और जैसे ये बात बोली गई, जैसे मोहम्मद फिर टेररिस्ट हमला कर दिया। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ और इंडिया के PM अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब लाहौर डिक्लेयर साइन किया था इन्होंने, उस टाइम के आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, बिना अपने PM को बताए कारगिल का हमला प्लान किया और उसको एक्सक्लूड भी कर दिया। और फिर बाद में तख्ता पलट करके PM को हटा दिया। पाकिस्तान को जो लूटा गया है वो बहुत ही अलग तरीके से लूटा गया है। वहाँ के जो चीफ जस्टिस है डैम के नाम से पैसा इकट्ठा करवाया। आतिफ असलम जो सिंगर है उन्होंने भी 2.5 मिलियन उन्होंने भी इसमें डोनेट किया था, और वो डैम बना ही नहीं और उसका सारा पैसा जेब में चला गया। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उनका एक सीनियर ऑफिसर था, वो यूरोप में जाकर के उनका प्लेन ही बेच आया। तो मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है और जितने भी पाकिस्तान की जनता है उसको हर तरफ से लूटा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या किसी एड से नहीं सुधरेगी। लॉ रन में जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो आर्मी से हट के जो चीजें पॉलिटिशियन के हाथ में जाएगी तभी ही सुधरने का चांसेस है, तभी ये सब चीजें सुधर पाएगी। तो गाइस आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और साथ ही मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। दुबई किस तरह से ऐसा ग्रो किया, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को आप क्लिक करें, पूरी डिटेल्स मिलेगी दुबई के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।